Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की 11वीं क्लास की इतिहास की किताब के 5वें अध्याय यायावर साम्राज्य पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे सामने एनसीईआरटी की किताब तो है ही, साथ में है यूपीएससी के पिछले कुछ सालों के सवाल। हमारा मकसद सिर्फ चैप्टर को दोहराना नहीं, बल्कि ये समझना है कि यूपीएससी इस टॉपिक से कैसे सवाल पूछता है। और अगर आपको ये चर्चा अपनी तैयारी में मददगार लगे तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। आपका सहयोग हमें ऐसा कंटेंट बनाते रहने की प्रेरणा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय का जो केंद्र है वो है मध्य एशिया के मंगोल और उनके लीडर चंगेज खान। जब हम यायावर या नोमैडिक शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद घोड़ों पर घूमते, टेंट में रहते कुछ लोग। पर क्या ये परिभाषा काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये परिभाषा बहुत अधूरी है। यायावर होने का मतलब सिर्फ घूमना नहीं होता। उनका पूरा समाज, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी राजनीति, सब कुछ इसी जीवन शैली के इर्द गिर्द बुना हुआ था। आप देखिए, मध्य एशिया के जो स्टेपीज हैं, जहां हम मंगोलों की बात कर रहे हैं, वहां खेती के लिए जमीन और मौसम दोनों ही माकूल नहीं थे। अच्छा। तो जिंदा रहने का सबसे अच्छा तरीका था पशुपालन, और अपने जानवरों के लिए चरागाहों की तलाश में उन्हें घूमते रहना पड़ता था। मतलब उनकी पूरी दुनिया ही उनके जानवरों के साथ चलती थी। लेकिन यूपीएससी के लिहाज से यहाँ एक बहुत बड़ा पीज, एक जाल है। हम अक्सर ऐसे समाजों को पिछड़ा या प्रिमिटिव मान लेते हैं। मुझे 2013 के प्रीलिम्स का एक सवाल याद आ रहा है, जिसमें एक ऐसे ही इलाके का जिक्र था जहां जलवायु खाकनीय थे और लोग खानाबदोश चरवाहे थे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यूपीएससी यही जानना चाहता है कि क्या हम इस जीवन शैली के पीछे की जटिलता को समझते हैं? इन समाजों को अविकसित समझना सबसे बड़ी गलती होगी। उनके पास लिखित कानून की किताबें भले ना हो, लेकिन उनके अपने नियम थे, अपनी परंपराएं और रिश्तेदारी का एक बहुत मजबूत ढांचा था। परिवार, कुल यानी क्लैन, और फिर कबीले, ये उनकी सामाजिक व्यवस्था की नींव थे। और ऐसा भी नहीं था कि वे दुनिया से एकदम कटे हुए थे। नहीं, बिल्कुल। वे चीन जैसे अपने पड़ोसी समाजों के साथ लगातार व्यापार करते थे, कभी कभी लूटमार भी करते थे। अच्छा। तो उनके बीच एक रिश्ता था, कभी तनाव का तो कभी लेन देन का। और इसी लेन देन और तनाव के बीच से 13वीं सदी की शुरुआत में एक ऐसा व्यक्ति उभरा जिसने सब कुछ बदल दिया। तेमुजिन, जिसे दुनिया आज चंगेज खां के नाम से जानती है। हाँ, और उसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। उसका बचपन बहुत मुश्किलों में बीता था। पिता की हत्या हो गई, कबीले से निकाला गया, अपहरण हुआ, गुलामी, उसने सब कुछ देखा था। शायद इन्हीं मुश्किलों ने उसे फौलाद बना दिया था। उसने एक एक करके बिखरे हुए मंगोल कबीलों को अपनी लीडरशिप के नीचे लाना शुरू किया। लेकिन सिर्फ कबीलों को एक साथ लाना ही तो काफी नहीं था ना। इतिहास तो ऐसे कई कबीलाई गठबंधनों से भरा पड़ा है, जो बनते हैं और फिर टूट जाते हैं। चंगेज खान ने ऐसा क्या अलग किया कि उसका बनाया हुआ साम्राज्य सदियों तक चला? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, उसने सिर्फ कबीलों का एक गठबंधन नहीं बनाया, उसने एक बिल्कुल नई सेना और एक नई पहचान बनाई। यहाँ उसकी मिलिट्री जीनियस दिखती है। कैसे? उसने पुरानी कबीलाई सेनाओं को तोड़ा और अपनी सेना को दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम के आधार पर संगठित किया। 10, 100, 1000 और 10,000 सैनिकों की टुकड़ियां। रुकिए, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक नंबर का खेल नहीं था, इसका असर बहुत गहरा था। हाँ, बिल्कुल। मतलब अब एक सैनिक की वफादारी अपने कबीले के सरदार के लिए नहीं थी, बल्कि अपने 10 लोगों के कमांडर के लिए थी, और उस कमांडर की वफादारी अपने 100 वाले कमांडर के लिए। और ऐसे ही ये चेन ऑफ कमांड सीधे चंगेज खान तक जाती थी। एग्जैक्टली। उसने कबीले की पहचान को ही मिटा दिया। अब कोई तातार नहीं था, कोई खेतान नहीं, कोई मंगोल नहीं। सब एक सेना का हिस्सा थे, जिसकी वफादारी सिर्फ एक आदमी के लिए थी, चंगेज खान। ये तो एक मास्टर स्ट्रोक था। बिल्कुल। उसने एक ऐसी अनुशासित, मल्टी एथनिक और बेहद वफादार सेना बना दी जो उस समय अजेय थी, और उसका विजन साफ था।
उसका मानना था कि उसे ईश्वर से पूरी दुनिया पर राज करने का हुक्म मिला है। तो हमारे पास एक करिश्माई लीडर है, एक अजेय सेना है, और जब ये सेना कहीं से गुजरती थी तो पीछे बस सिर्फ तबाही की कहानियां छूटती थीं। शहरों को जला दिया गया, लाखों लोगों को मार दिया गया। तो क्या मंगोलों की कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या वे सिर्फ विध्वंसक थे? ये कहानी का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा सुनाया जाता है, और ये गलत भी नहीं है। उनकी विजय अभियानों में भयानक हिंसा हुई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। अच्छा। जब धूल बैठ गई तो उसी तबाही की राख से एक ऐसी व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे इतिहास पैक्स मंगोलिका या मंगोल शांति कहता है। शांति, ये शब्द थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब जो शांति लाखों लोगों की लाशों पर बनी हो, उसे शांति कहना कहाँ तक सही है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये आज के दौर की शांति नहीं थी, ये एक साम्राज्य की शांति थी। इसका मतलब था कि एक बार जब मंगोलों का कब्जा हो गया तो उनके इलाके में कानून व्यवस्था कायम हो जाती थी। चोर लुटेरों का डर खत्म हो गया। और इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ व्यापार को। वो सिल्क रूट जो सदियों से व्यापार का रास्ता था, मंगोलों के दौर में इतना सुरक्षित हो गया जितना पहले कभी नहीं था। उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे ये संभव हुआ? उन्होंने व्यापारियों को सुरक्षा की गारंटी दी। मंगोल खान एक तरह का पास जारी करते थे, जिसे पायजा कहते थे। पायजा? हाँ, ये पास जिसके पास होता वो मंगोल साम्राज्य में कहीं भी बेखौफ होकर घूम सकता था, और अगर किसी व्यापारी का सामान लुट जाता तो वहां के स्थानीय शासक को उसकी भरपाई करनी पड़ती थी। अरे वाह! इसका नतीजा ये हुआ कि चीन और यूरोप के बीच व्यापार, विचारों और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान बहुत तेजी से बढ़ा। मतलब एक तरफ तो उनकी सेनाएं विनाश ला रही थीं और दूसरी तरफ उनका सिस्टम व्यापार को बढ़ावा दे रहा था। ये तो बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल। और इस व्यवस्था में सिर्फ सामान ही नहीं, आइडियाज भी तो चले होंगे। हाँ, यकीनन। कागज की करेंसी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, बारूद, कंपास, ये सब चीन से निकलकर पश्चिम की दुनिया तक इसी दौर में पहुंचे। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी था। माना जाता है कि यूरोप में तबाही मचाने वाली ब्लैक डेथ महामारी भी इन्हीं व्यापारिक रास्तों से होकर गुजरी थी। अच्छा। तो पैक्स मंगोलिका एक दोधारी तलवार थी जिसने दुनिया को जोड़ा, लेकिन साथ ही बीमारियों को भी तेजी से फैलने का मौका दिया। ठीक है, व्यापार और सुरक्षा की बात समझ में आती है, लेकिन ये साम्राज्य दशकों तक, सदियों तक चला। सिर्फ डर के दम पर तो इतने बड़े और विविध इलाके को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उनके पास असल में कोई सिस्टम, कोई कानून व्यवस्था थी भी, या सब कुछ बस खान की मर्जी पर चलता था? बहुत जरूरी सवाल है। चंगेज खान एक दूरदर्शी शासक था। उसे पता था कि सिर्फ जीतना काफी नहीं है, शासन करना भी जरूरी है। उसने एक विधि संहिता बनाई जिसे यास कहा जाता है। यास? हाँ, यास। ये आज के संविधान जैसी कोई मोटी किताब नहीं थी, बल्कि ये नियमों, परंपराओं और आदेशों का एक संग्रह था। इसमें किस तरह के नियम थे? इसमें शिकार से लेकर सेना के संगठन, डाक व्यवस्था, जिसे याम कहते थे, ऐसे कई विषयों पर नियम थे। इसका मकसद मंगोलों को एकजुट और अनुशासित रखना था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यास की लेजिटिमेसी थी। सदियों बाद भी जब मंगोल शासक मुसलमान बन चुके थे, तब भी वे गर्व से कहते थे कि हम चंगेज खान के यास के मुताबिक शासन करते हैं। अच्छा। ये उनकी पहचान और उनके शासन करने के अधिकार का स्रोत बन गया था। ये तो कमाल है। मतलब यास सिर्फ कानून नहीं, बल्कि एक तरह का वैचारिक आधार बन गया था। और जब हम इतनी बड़ी विविध आबादी की बात कर रहे हैं, तो धर्म का मुद्दा भी जरूर आता होगा। बिल्कुल। आज भी धर्म दुनिया में एक बड़ा मुद्दा है। मंगोलों ने इसे कैसे हैंडल किया? और यहीं पर मंगोल अपने समय से बहुत आगे नजर आते हैं। मंगोल शासकों की व्यक्तिगत आस्था कुछ भी हो, वे शामन धर्म को मानते थे। बाद में कुछ बौद्ध बने, कुछ ईसाई, कुछ मुसलमान, लेकिन उन्होंने अपनी सार्वजनिक नीति को धर्म से अलग रखा। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। ये तो आज भी कई देशों के लिए मुश्किल है। क्या ये उनकी कोई नैतिक सोच थी या इसके पीछे भी कोई रणनीति थी? यहीं पर यूपीएससी उम्मीदवार के लिए गहरा इंसाइट है। आज हम सहिष्णुता को एक नैतिक मूल्य मानते हैं, लेकिन मंगोल हमें सिखाते हैं कि एक विशाल साम्राज्य चलाने के लिए सहिष्णुता एक बहुत ही व्यवहारिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। मतलब? उनकी सोच बहुत प्रैक्टिकल थी। हमें साम्राज्य चलाने के लिए काबिल प्रशासकों, इंजीनियरों और कारीगरों की जरूरत है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बौद्ध है, ईसाई है या मुसलमान। अच्छा। जब तक वो हमारे प्रति वफादार है, उसकी काबिलियत का इस्तेमाल किया जाएगा। ये नैतिकता नहीं थी, ये शुद्ध रियल पॉलिटिक्स थी।
वाह, ये तो पूरी धारणा ही बदल देता है। मतलब अपनी सेना में उन्होंने हर धर्म और जाति के लोगों को शामिल किया, अपने प्रशासन में भी। ये मॉडल तो बाद के साम्राज्यों के लिए भी एक मिसाल बना होगा, जैसे भारत में मुगलों के लिए। निश्चित रूप से। ये तो यूपीएससी मेंस के लिए एक बेहतरीन तुलनात्मक पॉइंट है। बिल्कुल, अकबर की धार्मिक नीतियों और मंगोलों की इस व्यवहारिक सहिष्णुता के बीच सीधा संबंध देखा जा सकता है। मंगोलों ने ये साबित कर दिया था कि एक विशाल बहुसांस्कृतिक साम्राज्य को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कट्टरता नहीं, बल्कि व्यवहारिकता और सहिष्णुता की जरूरत होती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम यूपीएससी के नजरिए से समेटें, तो एक उम्मीदवार को अपने नोट्स में क्या मुख्य बातें लिखनी चाहिए? सबसे पहली बात, किसी भी समाज को पिछड़ा या बर्बर जैसे लेबल से देखने से बचें। यूपीएससी ये देखना चाहता है कि आप यायावर समाजों की आंतरिक जटिलताओं, उनकी राजनीतिक और सामाजिक संरचना को समझें। सही है। चंगेज खान ने यह साबित किया कि एक यायावर समाज भी एक बेहद जटिल और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था बना सकता है। दूसरा पॉइंट पैक्स मंगोलिका से जुड़ा होगा, है ना? हाँ, ये सिर्फ एक टर्म नहीं है, ये वैश्वीकरण का एक शुरुआती मॉडल है। कैसे एक राजनीतिक शक्ति आर्थिक और सांस्कृतिक एकीकरण को जन्म दे सकती है, और इसके दोनों पहलू देखने हैं, सकारात्मक जैसे व्यापार और टेक्नोलॉजी, और नकारात्मक जैसे बीमारियां। बिल्कुल। तीसरा, चंगेज खान के सुधार। सही, चाहे वो सेना में दशमलव प्रणाली हो या यास जैसा कानून, ये शासन यानी गवर्नेंस के बेहतरीन उदाहरण हैं। सवाल भले ही सीधे मंगोलों पर न आए, लेकिन साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया, अलग अलग गुटों को एक पहचान के तहत लाने की चुनौती, ये सब आज भी प्रासंगिक है। एक अच्छी केस स्टडी है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, उनकी धार्मिक नीति। हाँ, इसे सिर्फ सहिष्णुता कहकर न छोड़ें, इसके पीछे की रियल पॉलिटिक को समझें। ये एक व्यवहारिक जरूरत थी, और फिर इसे भारत के मध्यकालीन इतिहास, खासकर अकबर से जोड़कर देखें। यूपीएससी को ऐसे तुलनात्मक सवाल बहुत पसंद हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे मध्य एशिया के स्टेपीज से उठे कबीलों ने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। वे सिर्फ विजेता नहीं थे, वे एक ऐसी व्यवस्था के निर्माता भी थे जिसने दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया। और जाते जाते हम अपनी शुरुआती पहेली पर वापस आते हैं। इतिहास में ज्यादातर स्थायी साम्राज्य बसे हुए समाजों ने बनाए हैं, तो एक यायावर समाज, जिसे अक्सर कम संगठित माना जाता है, इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी साम्राज्य बनाने में कैसे सफल हुआ? ये हमें राज्य और साम्राज्य बनाने की प्रकृति के बारे में क्या सिखाता है? शायद ये सिखाता है कि सफलता का कोई एक तय फॉर्मूला नहीं होता। संगठन, नेतृत्व और समय के साथ ढलने की क्षमता किसी भी समाज को शिखर पर पहुंचा सकती है। इस गहरी और दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि इस बातचीत से आपकी तैयारी के लिए कुछ नए पॉइंट्स जरूर मिले होंगे। अगर ये कोशिश आपको उपयोगी लगी तो सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपकी तैयारी में मदद करना ही हमारा मकसद है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.